अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मौसम मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मेरे को होस्ट तलहा आलमगीर भी मौजूद हैं। क्रिकेट के हवाले से अगर बात करें तो न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप से अच्छी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि शादाब खान ने बैटिंग के बाद आज बॉलिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO वसीम खान इसी सेटअप में, इसी क्रिकेट बोर्ड में लंबी इनिंग खेलने के ख्वाहिशमंद हैं। शर्जील खान की अगर बात करें तो क़ायद आज़म ट्रॉफ़ी में शर्जील खान ने अपनी दूसरी सेंचुरी भी स्कोर कर दी। सबसे पहले जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब जाते हैं। कौमी टीम पहले T20 टाकरे के लिए ऑकलैंड पहुंच गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान शाहीन्स ने वांगराय में ट्रेनिंग शुरू कर दी। चीफ सेलेक्टर बनने की नहीं, बनवाने की उम्र है। इस बार चीफ सेलेक्टर मैं बनवाऊंगा। क्रिकेट बोर्ड में आने वाला चीफ सेलेक्टर मेरा बहुत करीबी आदमी होगा। साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने बड़ा दावा कर दिया। बाबर आजम की अदम मौजूदगी से पाकिस्तानी टीम को परेशान नहीं होना चाहिए। साबिक कप्तान जावेद मियादाद। टेस्ट क्रिकेटर शर्जील खान की बेहतरीन फॉर्म जारी। क़ायद आज़म ट्रॉफी में एक और सेंचुरी जड़ दी। नॉर्दर्न के खिलाफ पहली इनिंग्स में 133 रन की इनिंग्स खेली। विजडन टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम और कौमी ओपनर शॉन मसूद टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल। बिग बैश लीग में मेलबोर्न स्टार्स की नुमाइंदगी करने वाले दिलबर हुसैन हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। मुशफिकुर रहीम का साथी क्रिकेटर पर हाथ उठाने पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद किया गया। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के शेड्यूल का ऐलान। ICC इवेंट न्यूजीलैंड में 4 मार्च से 3 अप्रैल तक खेला जाएगा। फ्रेंच फुटबॉल एसोसिएशन ने वर्ल्ड फुटबॉल टीम का ऐलान कर दिया। फुटबॉल के लेजेंड खिलाड़ी पेले, मैराडोना और सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेसी वर्ल्ड 11 में शामिल। नेशनल चैलेंज कप के फाइनल्स में KPT और SSGC ने फतूहात के साथ सेमीफाइनल्स में जगह बना ली। जी हाँ, जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस आपने जानी और हमेशा की तरह आज की भी जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस में दुनियाई स्पोर्ट्स से हमने खेल की खबरें जो है वो शामिल की हैं। ख़ासतौर पर जो फ्रांस फुटबॉल की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ड्रीम टीम ऑफ बैलन डोर्स का ऐलान कर दिया और वो उसमें खुशाइन बात यह है कि पहले मैराडोना के साथ मेसी और रोनाल्डो भी एक टीम में नज़र आ रहे हैं। खैर, पाकिस्तान टीम जो कि दौरा न्यूजीलैंड पर मौजूद है, उस तमाम तर जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और खेलों की दुनिया पर कड़ी निगाह रखते हैं, जो बोलते हैं तो खुलकर बोलते हैं। नसीम राजपूत साहब, वेलकम करूंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम तलहा और मोहसिन, आप दोनों को बहुत सलाम। बड़ा अच्छा काम कर रहे हो आप दोनों, शाबाश यंगस्टर्स। वालेकुम सलाम नसीम साहब। वसीम खान साहब का दौरा कराची हो या पाकिस्तान टीम का दौरा न्यूजीलैंड हो या फिर ट्विटर पर जो ज़ोर शोर की जंग चल रही है वक़ार यूनुस और मोहम्मद आमिर की, तमाम तर सूरत हाल पर आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बातचीत की जा रही है कि बाबर आजम कोर्स ही इज़ इंजर्ड, और क्या वाकई वो इंजर्ड हैं या नहीं, इस पर भी हम बात कर लेंगे। कि कुछ ज़राए से ये भी खबरें चल रही हैं कि कोई और वजूहात हो सकती हैं इस सीरीज़ से उनको बाहर करने के लिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन हिज एब्सेंस क्या लगता है, अगर शादाब खान भी नहीं होते अवेलेबल ड्यू टू इंजरी, टांग में उनके भी खिंचाव नजर आ रहा था, लेकिन अब प्रैक्टिस सेशन में उन्होंने हिस्सा तो ले लिया, लेकिन अगर वो नहीं होते तो हु शुड बी द कैप्टन फॉर दिस सीरीज? देखिए, अच्छी खबर तो ये है कि शादाब खान फिट हो गए, जहां तक हमारी इत्तलात है, और अभी टाइम बाकी है। शादाब को फिट होना पाकिस्तान के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। लेकिन अगर शादाब नहीं होते तो फिर कप्तान कौन, ये भी एक सवाल इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रहा है। वैसे अगर हम देखते हैं तो फिर देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी नज़र में इस वक्त जो बेहतरीन चॉइस है वो सरफराज अहमद ही बनते हैं, अगर दोनों अवेलेबल नहीं है। अगर सरफराज को चूँकि एक्सपीरियंस है, इस फॉर्मेट के अंदर उन्होंने टॉप पर रखा था टीम को, अगर सरफराज को नहीं बनाना चाहते, क्योंकि जिस तरीके से सरफराज इन आउट कैसे वो बाहर हुए, वो तमाम चीज़ें हमने देखी, तो हफीज़ इस सूरत में एक और अच्छा ऑप्शन इस वक्त टीम के साथ मौजूद है, जो वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को लीड कर चुके हैं। अगर उसके अलावा भी सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि रिजवान को कैप्टन बना दिया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दानिशमंदाना फैसला होगा। इसलिए दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नेशनल T20 कप में परफॉर्मेंस देख लें, रिजवान कैप्टन थे और रिजवान को ओपनिंग कराने का भी प्लान किया जा रहा है। देखिए, नेशनल T20 कप में पूरी टीम जो थी वो खैबर पख्तूनख्वा की, वो आपके सामने थी। सारे बॉलर्स आपने उस टीम के अंदर शामिल किए हुए थे, हफीज़ भी वहाँ से खेल रहे थे। बैटिंग लाइनअप अगर आप उनकी देखें तो मिनी पाकिस्तान वो टीम थी।
वो एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का रिजवान के पास। बहुत अच्छे प्लेयर हैं लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं है कि आप उनको कप्तान बना दें। और मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि इसकी तैयारियां बड़े जोरों शोर से जारी हैं कि अगर शादाब नहीं हुए, वैसे मेरी इतलात के मुताबिक शादाब खेलेंगे T20 सीरीज में, अगर नहीं हुए तो फिर रिजवान क़यादत करेंगे। इस वजह से क़यादत करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन चूंकि आपने रिजवान को रखा हुआ है और फिर एज ए ओपनर भी जो उनको तैयारी कराई गई थी KPK वाले टूर्नामेंट में जो नेशनल T20 कप खेला गया था, तो अब यहाँ पे ओपनिंग बहुत ही एक डिफरेंट चीज़ है। और हमारे पास अगर बाबर आजम चले जाते हैं तो फिर ओपनर हैं कौन? अब्दुल्ला शफीक हमें दिखाई दे रहे हैं, हैदर अली हमें दिखाई दे रहे हैं, दूसरा कोई ओपनर दिखाई नहीं दे रहा। ये तो अच्छी चीज़ है कि आपकी पाकिस्तान शाहीन्स वहाँ पर है, आप लड़कों को रिप्लेस कर रहे हैं। हुसैन तलत का ऑप्शन आपके पास एक मौजूद है, लेकिन हुसैन तलत ने इससे पहले ओपन नहीं किए, वो वन डाउन पोजीशन पर ही बैटिंग करते रहे। हैदर अली ने भी ज़्यादातर वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग की। अब्दुल्ला शफीक के अलावा आपको ओपनर दिखाई नहीं दे रहा। और पाकिस्तान टीम इस वक्त बिलाशुबा जिस फ्रेम ऑफ माइंड में होगी, पहले तो वो क्वारंटाइन वाला मसला, 14 दिन तक वो क्वारंटाइन रहे, उसके बाद उन्हें मौका मिला, उनकी प्रिपरेशन भी दिखाई दे रही है। लेकिन पाकिस्तान टीम बाबर आजम की वजह से बहुत मुश्किल में है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। बिल्कुल ठीक है, बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान टीम मुश्किल में। आपने सरफराज अहमद का जिक्र किया कि आप समझते हैं कि वहाँ पे सरफराज अहमद अगर मौजूद हैं तो उनसे बेहतर कोई चॉइस नहीं है आपके मुताबिक। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट जो है वो क्या सोच रही है फिर? उनको नहीं लगता कि हमारे पास इससे बेहतर कोई चॉइस नहीं? और अगर मोहम्मद रिजवान कोई ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप ओपन करेंगे, तो बाबर आजम अगर आते हैं तो तब भी क्या फिर मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे या फिर किस नंबर पर खेलेंगे वो? बाबर आजम आते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है सबसे पहले तो, कि बाबर आजम आते हैं या नहीं आते हैं। अभी आपने अपने इंट्रो में एक बात कही थी कि मुख्तलिफ किस्म की बातें चल रही हैं कि क्या बाबर आजम फिट है या फिट नहीं है, उनको इंजरी हुई है या नहीं हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको खुद ही पुरस्कार बना रहा है। देखें, वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक मीडिया का नुमाइंदा होता है जो एक एक चीज की तस्वीर वीडियोस जारी करते हैं। बाबर आजम दिखाई नहीं दे रहे, उनको क्यों पर्दे में रखा हुआ है? भाई हाथ में इंजरी हुई है, सबको पता है इंजरी हुई है, बताएं, उनकी रिपोर्ट भी जारी कर दें कि देखें ये न्यूजीलैंड के अस्पताल की MRI रिपोर्ट है या ये एक्सरे की रिपोर्ट है। कौन बातें कर रहे हैं? मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं लोग। फिर मुख्तलिफ बातें करेंगे, इसलिए करेंगे कि आपको पता है कि इस सीरीज से पहले जैसे ही वो PSL ख़त्म हुआ था, एक खातून सामने आई और उन्होंने पिछले 10 साल की तमाम कार्रवाइयाँ मंजर आम पे ले आई और वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं बाबर आजम को डैमेज कर सकती है। आपने अगर सुना होगा माहिर नजूम को, सुना था आपने? शेख अजीम हनीफ को, तला मोहसिन, बिल्कुल। अब कितनी बातें उन्होंने 8 दिसंबर को कह दी थी। ऐसा लगता है कि वो माहिर नजूम कोई या तो बाबर आजम की फैमिली के हैं या फिर उन खातून की फैमिली के। वो कितनी बातें कर गए थे, वो आप हर चीज कह गए थे। उन्होंने उस वक्त कह दिया था कि बाबर आजम अनफिट हो जाएंगे और सारी की सारी सही हो रही हैं कि आपने छुपा के भी रखा हुआ है बाबर आजम को। लेकिन एक बात उन्होंने कही थी, देखें, बाबर आजम जैसा टैलेंट बार बार नहीं आता। बाबर आजम एक्सेप्शनल टैलेंट है। आज मैं बात कर रहा था अपना सलमान बट से, उन्होंने भी ये बात कही कि मैंने कहा कि वो जो ब्रैकेट करार दिया जाता है, विराट कोहली, जो रूट, विलियमसन, स्मिथ, उसमें क्या बाबर आते हैं? उन्होंने कहा अब आते हैं। इसलिए आते हैं कि इनमें से कोई एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है कि जो तीनों फॉर्मेट के टॉप 5 में शामिल हो। कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, जितना उन्होंने परफॉर्म किया उनकी न्यूजीलैंड की सीरीज में बहुत ज़रूरत थी। लेकिन एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है। बाबर आजम इस वक्त कहीं ना कहीं जिस चीज़ से गुजर रहे हैं और जितनी बातें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो माहिर नजूम शेख अजीम हनीफ साहब कर गए, और उन्होंने एक बात कही थी, ये बात वाकई में कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो मामला है नहीं, लेकिन जब अगर बाबर कप्तान होंगे तो फिर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर ने डील करनी है, बिफोर मैच, आफ्टर मैच, ज़्यादातर, बहुत कम कोच जाते हैं। फिर बाबर आजम अगर मैन ऑफ द मैच हो जाते हैं तो फिर क्या मैन ऑफ द मैच लेने के की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कोई और जाएगा? ये मसाइल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है। हम फिर कह रहे हैं बाबर का अंगूठा टूटा है और बाबर को इंजरी हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ज़ाहिर है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है वही हम बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये इबाहम ख़त्म करना चाहिए। उन एक्सरे रिपोर्ट जारी कर देना मीडिया के अंदर। हर चीज़ तो आप मीडिया डिपार्टमेंट उनका जारी कर रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है उनका मीडिया डिपार्टमेंट, क्यों नहीं जारी कर रहा? अब बाबर की एक्सरे रिपोर्ट जारी कर दे, वरना लोगों का इबाहम वहीं जाएगा कि आसिया बीबी नाम है शायद उनका, मुझे शायद याद नहीं आ रहा, उसी तरफ जाता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी वजह से छुपाने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन जो बात कह गए हैं माहिर नजूम, बाबर जैसे टैलेंट को बचाने के लिए वो तमाम चीज़ें करनी चाहिए कि जो की जा सकती हैं। उसमें सबसे बड़ा काम तो खुद बाबर आजम ने ही अदा करना है। वो कैसे इस मामले को संभालते हैं, इस मामले को हल करते हैं। देखिए, खामोश हैं, अभी हर तरफ से खामोशी दिखाई दे रही है। ये खामोशी ऐसा ना हो कि बाबर के कैरियर पर असरअंदाज हो। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। बाबर को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया हुआ है। दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो मीडिया मैनेजर वहां पर मौजूद हैं, जो पाकिस्तान टीम के साथ मैनेजर एक मौजूद हैं, उनको इमाम उल हक की जहाज में व्लॉगिंग वो नजर आ जाती है, प्लेयर्स से इंटरव्यू नजर आ जाते हैं, कोई गिटार बजा रहा हो तो वो नजर आ जाता है, तमाम चीजें नजर आ रही हैं। कोई छोटे से कोई एक्टिविटी हो जाएगी, किसी फैन ने कुछ बोल दिया PSL के मैच में, वो आपको नजर आ जाएगा, लेकिन एक्सरे आपको नजर नहीं आ रहा। अगर वाकई फ्रैक्चर है, चले हेयरलाइन फ्रैक्चर है, क्योंकि 12 दिन का उनको बोला गया कि रेस्ट करें डॉक्टर की जानिब से, तो आप वो प्रूफ कर दें, आप सामने दिखा दें। शादाब खान का इंटरव्यू आज आया और उन्होंने भी कोई खास बात नहीं की बाबर आजम के हवाले से, तो उनको तो बयान देना चाहिए था। इनके चांस तो अभी है कि वो कप्तान बनेंगे, वो करेंगे इस सीरीज में कप्तानी, तो वो भी डाउन लग रहे थे काफी, नहीं? देखिए, डाउन एकदम से टीम पड़ गई है। बाबर आजम बहुत बड़ी खबर है, बाबर आजम छोटी खबर नहीं है। बाबर आजम अगर नहीं खेल रहे हैं और उनको इंजरी हो गई, उनकी इंजरी होना इटसेल्फ बहुत बड़ी खबर है। और मैं फिर यही बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़ाहिर चेक करा लिया होगा 12 दिन तक, अब वो नेट प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। लेकिन माहिर नजूम ये बात कह रहे हैं कि बाबर आजम की कप्तानी इस सीरीज़ के बाद ख़तरे में पड़ सकती है। अगर बाबर आजम ने मैनेज नहीं किया, अगर बाबर आजम ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, देखें कहीं ना कहीं बाबर आजम को मैंने जैसे कहा कि अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं संभालेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की इज्जत को संभालेगा, इसलिए संभालेगा कि जो भी खबर निकलती है, आप चाहे पड़ोसी मुल्क चले जाएं, आप जहां पर भी चले जाएं, फिर इसी खबर का चर्चा हो रहा होता है। और मैंने देखा था वो जो हाफिज इमरान साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर बात की थी माहिर नजूम से, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई है और इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि वंस फॉर ऑल बाबर आजम को ही आगे आना होगा, बाबर आजम को मैनेज करना पड़ेगा। उनकी फैमिली किस तरह मैनेज करती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी जगह पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर मिसाल के तौर पे देखिए, माहिर नजूम ने एक बात ये भी कही थी कि हो सकता है बाबर आजम अनफिट ना हो और उनको अनफिट करार देके वापस भेज दिया जाए। शायद भेजने की एक वजह ये भी हो सकती है कि बाबर जिस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे, पता नहीं परफॉर्म कर सकें नहीं कर सकें। जो उनकी फॉर्म चल रही है, जिस तरीके से वो मेंटल टफनेस अपनी शो कर चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, कहीं उसको ये मामला डैमेज ना कर जाए। तो बाबर इस मामले को बेहतर अंदाज से हल करें। बाबर के दोस्त हैं कई सारे, उन्होंने कई सारे दोस्तों का नाम लिया, उस्मान कादिर का नाम लिया, इमाम उल हक का नाम लिया। किसी भी जरिए से मेरा कहने का मकसद है बाबर जैसा टैलेंट जाया नहीं होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम जैसा टैलेंट जाया नहीं होना चाहिए, लेकिन नसीम साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट एक प्रोफेशनल अंदाज से वो अपने मीडिया डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, तो यहाँ पर बाबर आजम को मीडिया डिपार्टमेंट कोई मशवरा दे सकता है, क्रिकेट बोर्ड कोई मशवरा दे सकता है कि भाई आप इस तरीके से इस मामले को हैंडल कर लें, हम आपकी ये मदद कर सकते हैं। जो आप कह रहे हैं कि बहम जो पैदा हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। देखिए, मीडिया डिपार्टमेंट को जो पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मिलती है, मीडिया डिपार्टमेंट उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो मीडिया डिपार्टमेंट बाबर आजम के ज़ाती मामले में नहीं कूद सकता। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये हिदायत होगी कि बाबर आजम के मामले पर फ़िलहाल कोई बात नहीं करनी है, बाबर आजम को किसी मीडिया के सामने पेश नहीं करना है, तो मीडिया डिपार्टमेंट उसी तरह चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इबाहम दूर करने के लिए एक तस्वीर तो भेजी जा सकती है। आप कोई एक तस्वीर किसी वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे। आज टीम ऑकलैंड पहुंच गई, इतनी बड़ी वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने जारी की है उस ट्रैवलिंग की, कि जो उस होटल से चली, उसके बाद जहाज का सफर, जहाज के शॉट, फिर बसों के शॉट, फिर उसके बाद ऑकलैंड पहुंचने के शॉट, लेकिन बाबर आजम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अगर उसके अलावा भी जो पिक्चर्स आई हैं उसमें बाबर आजम दिखाई नहीं दे रहे, तो बाबर आजम को पर्दे में रखने का क्या फायदा है? बाबर आजम का मसला हल होना चाहिए, पर्दे में रख के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं से बहुत प्रेशर है, हर तरफ से बहुत प्रेशर है। वो खातून बिल्कुल चुप है, शायद खातून ने कह दिया हो कि भाई ये मामलात आप देख लें। देखिए, अगर वो किसी भी अंदाज से सामने आ जाती हैं और वो मुख्तलिफ तस्वीर वगैरह आती हैं या कुछ भी आता है XYZ, ज़ाहिर 10 साल के उनके ताल्लुकात हैं, उनके मामलात हैं, अगर वो चीज़ें सामने आती हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज होगी। सिर्फ बाबर आजम डैमेज नहीं होंगे, एक बाबर आजम का डैमेज होना ही पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन जिस तरीके की फिर खबरें जाएंगी सारी दुनिया में, वो पाकिस्तान क्रिकेट की जगह सही का सबब बन सकती हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर उन्हें
पर्दों में ना छुपाए, लेकिन इस मामले के हल में जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना रोल प्ले कर सकता है, पाकिस्तान नहीं बल्कि इस वक्त दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर को बचाने के लिए वो ज़रूर करे, और दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर को अब खुद ही बचाना होगा। ठीक है, दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर खुद ही बचाना होगा, खुद ही सामने आना पड़ेगा और खुदा के बयान देना पड़ेगा, क्योंकि ना सिर्फ बाबर आजम की बल्कि पाकिस्तान की जगहसाई यहाँ पर हो रही है। ऑफ कोर्स जैसे कि आप कह रहे हैं कि बाबर आजम के अंगूठे के फ्रैक्चर का एक्सरे या फिर उसकी तस्वीर, या बाबर आजम ही इज़ द कैप्टन फॉर द नेशनल टीम, तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान हैं, उनका अपना कोई वीडियो बयान सामने आ जाता तो शायद हम सबके इब्हाम और जो थे वो दूर हो जाते। खैर, दौरा न्यूजीलैंड पर जो मुश्किलात उस पर तो हमने बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। वसीम खान साहब ने जो दौरा कराची किया उस पर क्या बातचीत की है, विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम खान साहब ने दौरा किया कराची का और उसमें उन्होंने ये बात कही कि आइंदा हफ्ते चीफ सेलेक्टर का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन एक साबिक कप्तान और विकेट कीपर ने इसी हफ्ते नाम अनाउंस कर दिया और उन्होंने ये बात कही कि मैं चीफ सेलेक्टर तो नहीं बन सकता लेकिन बनवा सकता हूँ। नसीम राजपूत साहब, तो क्या कहेंगे, ये साबिक क्रिकेटर्स जो हैं अगर यही डिसीजन लेंगे, क्या ये इतने पावरफुल हैं कि ये डिसीजन ले सकते हैं, बनवा सकते हैं चीफ सेलेक्टर या फिर चेयरमैन क्रिकेट कमेटी? अब पावर कितने हैं कितने नहीं है मैं इस पे तो नहीं जाना चाहता, लेकिन राशिद लतीफ़ साहब की बात सुनी जाती है। एक बड़ा कैरेक्टर है पाकिस्तान क्रिकेट का, एक बड़े स्टेक होल्डर है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी तो नहीं बनूंगा, मेरी उम्र नहीं है, लेकिन मैं बनवा दूंगा। यानी किसी अपने बच्चे को वो लगा देंगे, कोई जो उनका बरखुरदार होगा या उनका अपना आदमी होगा। राशिद लतीफ़ साहब का वो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट देते हैं, आप ये भी आपको जहन में होना चाहिए, लेकिन बड़े वसूख से उन्होंने ये बात कही जी। तो मैं देख रहा था राशिद साहब का बंदा कौन है, और फिर अगर राशिद साहब अगर बंदे को लगवा रहे हैं तो फिर वाकई में क्रिकेट बोर्ड में लोग क्या कर रहे हैं। तो राशिद लतीफ़ साहब के माशाल्लाह इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन वो किसी एक जगह पे दिखाई नहीं दे रहे, और ना वो खुद, जैसे उनकी बातों से पहले भी उन्हें चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी लगाया गया था लेकिन वो नहीं लगे थे, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े स्टेक होल्डर हैं। हो सकता है वो जो बात कह रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ भी उनके खासे करीब रहे, राशिद लतीफ़ के, जैसे यूनुस खान खासे करीब हैं। तो क्या वो मोहम्मद यूसुफ की बात कर रहे हैं, ये भी देखना होगा। अगर वो बात करें, और मोहम्मद यूसुफ का नाम अब ज़रा थोड़ी शिद्दत के साथ लिया जा रहा है, जिस तरीके से कभी नाम लिया जा रहा था मोहम्मद अकरम का। मोहम्मद अकरम रिवायती सिलेक्शन कमेटी के हक में थे, इंज़मामुल हक ने भी इस पर वोट दिया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर रिवायती सिलेक्शन कमेटी लगाता है तो इसका मकसद है कि वो एक मरतबा फिर यू टर्न ले रहा है। ऐसा ही जो उन्होंने एक फार्मूला बनाया था कि एक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होगा और उसके साथ जो 6 टीमों के हेड कोचेज हैं वो एज ए मेंबर सिलेक्शन कमेटी काम करेंगे, लेकिन रिवायती सिलेक्शन कमेटी का मतलब ये है कि सिलेक्शन के मामलात से इन तमाम 6 कोचेस का मामला खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ऐसा करता है तो एक और यू टर्न लेगा, तो फौरी तौर पर वो ऐसा नहीं करेगा। शायद यही वजह है कि मोहम्मद अकरम के साथ मामला तय नहीं हो सके, लेकिन अब मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद वसीम का भी नाम लिया जा रहा है। अब इन्हीं में से किसी को लगाने की बात हो रही है। अब मेरा ख्याल है कि मोहम्मद यूसुफ ज़्यादा क्रिकेट को समझते हैं, या मोहम्मद यूसुफ का एक नाम भी बड़ा है, जितना बड़ा ये ओहदा है चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का। मोहम्मद वसीम बड़े अच्छे अंदाज से लीड कर रहे हैं एज ए कोच टीम को नॉर्दर्न की। अब मोहम्मद यूसुफ को अगर लगाते हैं तो फिर एक कैलिबर, एक शख्सियत दिखाई देती है। जिस तरीके से देखें, सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन जो है वो एक तगड़ी शख्सियत होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ वो ही तगड़ा नहीं होना चाहिए, उसके साथ जो सिलेक्टर्स हैं वो भी तगड़े होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इंज़मामुल हक साहब को लगा दिया और बाकी सारे के सारे आपने डमी रख दिए, वो डमी नहीं होने चाहिए। सिलेक्शन कमेटी की अपनी एक से होनी चाहिए, लेकिन अगर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन इस मौजूदा सेटअप के साथ आता है तो फिर तो एक फार्मूला है कि जो 6 कोचेज हैं वो तमाम के तमाम जो है वो रिपोर्ट करेंगे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को, उनके मेंबर की हैसियत से। अब देखना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने इस फार्मूले से हटेगा। मेंबर तो यही होंगे 6। इन 6 में अगर हम देखते हैं तो फिर जरा नोट करें आपको पावरफुल कौन कौन दिखाई देता है। बासित अली और काफ़ी क्रिकेट खेले में, लेकिन उनकी अपनी टीम की परफॉर्मेंस ऐसी है कि वो आखिरी नंबर में लगी हुई है। अब्दुल रज़ाक
स्ट्रॉन्ग मेंबर हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के कोच है मोहम्मद वसीम, स्ट्रॉन्ग मेंबर है, इसमें कोई शुबा नहीं है। अगर इस तरीके के इससे पहले अगर हम आपको याद होगा बहुत सारे कोचेस को तब्दील कर दिया गया था, कई को तब्दील करके अब्दुल रज़ाक का हमने नाम देखा, मोहम्मद यूसुफ की भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटैचमेंट अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एज ए बैटिंग कंसल्टेंट हो गई है। तो सिलेक्शन कमेटी कहीं ना कहीं तगड़ी है। अब्दुल रहमान साहब को मैं जानता हूँ, बड़ी खुल के बात करते हैं, अच्छे कोच हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी में छोटे नाम है, लेकिन वो बोलेंगे कितना, सवाल ये होता है वो बात कितनी करेंगे, वो बोलेंगे हमारे यहाँ पर जिस तरीके से गवर्निंग बोर्ड डमी है, ये हमने देखना है। और आपने ये भी देखना है कि क्या वाकई मोहम्मद यूसुफ आते हैं या फिर मोहम्मद अकरम का नाम के पिछले 10-15 दिन से चल रहा था वो आते हैं नहीं आते। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात करें, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनैर बात कर रहा हूँ कराची से। जी आपका शो बड़ा जबरदस्त चल रहा है। जैसे कि मैं हर दफा कहता हूँ आप लोगों को कि शायद वाहिद शो है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कि स्पोर्ट्स के इशूज को और स्पोर्ट्स के शायकीन को वो एक व्यू पॉइंट प्रोवाइड करता है। और आप लोगों के लिए मेरी बहुत दुआएं हैं कि आप लोग ये नेक काम करते रहें और आगे चलते रहें। सिलेक्शन के ऊपर बात हो रही थी, नसीम राजपूत को मेरा बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। सर मेरी सिलेक्शन की बात हुई, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही और ये नसीम साहब भी बता सकते हैं कि ये हमारे इतने सीनियर क्रिकेटर्स इस तरह की लूज स्टेटमेंट्स देख के क्या जाहिर करना चाहते हैं। जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली और जिस तरह की अपनी समझ ले डोमेस्टिक क्रिकेट जिस तरह की खेली, जिस तरह से नेशनल क्रिकेट खेली, फिर जब इनको ओहदों पे फाइज करने की बात आई तो इन्होंने खुद ओहदे कभी नहीं लिए जिंदगी में, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कभी इन्होंने बात नहीं की। जब इनको देने की कोशिश की एक हफ्ता पहले तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे बताएंगे क्या मुझे लगता है कि भाई अब सिस्टम में माशाल्लाह से जिस तरह का सिस्टम बोर्ड ने बनाया है, जिस तरह से लोगों को सेलेक्ट किया गया है, जिस तरह से लोग अब एक इवॉल्व हुआ है सिस्टम में, आई थिंक कि ये इन लोगों की स्टेटमेंट्स को इररेलेवेंट कर देना चाहिए। ये लोग भी इररेलेवेंट हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जुनैर। इसका जवाब भी लेंगे लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सवाल किया गया है कि कुछ क्रिकेटर्स जो हैं वो ऐसे बयानात अब बैठ के दे रहे हैं कि उनका नाम बड़ा हो चुका है, लेकिन जब उनको ऑफर की गई थी तब उन्होंने ये ऑफर लेने से इनकार कर दिया। बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से कबल एक कॉलर हमारे साथ कराची से मौजूद थे और उनका सवाल आप सब ने सुने लिया था। नसीम राजपूत से पूछते हैं, नसीम साहब क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि जितने बड़े खिलाड़ी थे जब उनको जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने नहीं ली, लेकिन अब इस किस्म के बयानात देना। जी जुनैर का सवाल मैंने सुना था। जी जुनैर को बस मैं यही कहूँगा कि ये अब मीडिया डिफरेंट हो गया है, अब सोशल मीडिया का दौर ज़्यादा है और चुटकुले बहुत ज़्यादा होते हैं क्रिकेट के अंदर। बहुत सारे हमने ये भी सुना, किसी क्रिकेटर ने इंटरव्यू में कह दिया कि मुझसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको डिनाई कर दिया। खबर उस सूरत में भी बन गई थी कि क्रिकेट राब्ता किया क्रिकेटर से, खबर उस सूरत में भी बन गई नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता नहीं किया। कहने का मकसद है चुटकुले तो चल ही रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज से सामने आती हैं। अभी वकार यूनुस और आमिर की बात आप ही कर रहे थे, जो एक सर्द जंग चली हुई है, वकार यूनुस ने एक बात कही थी, वहाँ से आमिर ने भी रिप्लाई कर दिया, क्योंकि बात ही ऐसी थी कि शायद रिप्लाई आमिर का बनता था। अगर नहीं करते तो फिर ये होता कि वो पैसों की खातिर या किसी और वजह से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे और छोड़ के चले गए, तो रिप्लाई उनका बनता था। लेकिन ये चुटकुलों का दौर चल रहा है यार। जुनैर भाई आप बात सही कह रहे हैं कि सोच समझ के कोई भी बात करनी चाहिए। भाई राशिद लतीफ़, मैंने कहा बड़े स्टेक होल्डर हैं, बट ही इज़ नथिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो खेल की गवर्निंग बॉडी है। और अगर वो टेलीविज़न पे बैठ के ये बात कह रहे हैं कि मैं लगवा रहा हूँ नया चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसका मकसद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है। और फिर वो अगर टीवी पे कह रहे हैं तो मेरी अपनी ज़ाती दानिश में यही है कि वो चुटकुला छोड़ के चले गए। वो अक्सर राशिद भाई ऐसा करते रहते हैं, इस बार भी चुटकुला छोड़ के चले गए। शायद जुनैर साहब, ये सोशल मीडिया के दौर में ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, देखते रहिएगा आप। जी
ठीक है, सोशल मीडिया के दौर पे ऐसी चीज़ें आती रहेंगी और सोशल मीडिया पर ही जंग चल रही है। मौजूदा बॉलिंग कोच और जो मोहम्मद आमिर है जो कि कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं वकार यूनिस के अंडर, और वकार यूनिस के अगेंस्ट ही वो कह रहे हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे। तो ऐसे ट्वीट्स पहले तो वकार यूनिस की जानब से आना, क्योंकि मैनेजमेंट का पार्ट है, वो पाकिस्तान नेशनल टीम का पार्ट है, उनकी जानब से ऐसे ट्वीट्स आना सही है, ऐसे बयान आना ठीक है, उसके बाद आमिर का ऐसा जवाब देना ये भी ठीक है। इस तमाम तर मामले को कैसे देखा आपने? देखिए, हेड कोच को सबसे पहले ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल में। कल वो कह देंगे मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, मेरा कहने का मकसद ये था। आप इबाम वाली बात करें ही ना कि आमिर को जवाब देने की ज़रूरत पड़े। आमिर ने तो इस बात को शुरू नहीं किया था। आपको याद होगा आमिर ने एक स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि मिकी आर्थर इज़ मच बेटर कोच दैन मिसबाह उल हक। तो शायद वो चीज़ आज भी आमिर को जो है वो आउट की हुई है, वरना आमिर ने जिस तरीके से अभी गॉल ग्लैडिएटर्स के लिए बॉलिंग की है, टीम फाइनल में पहुंच गई है, बड़ा रोल आमिर करा कराची किंग्स की जानिब से। जिस तरीके से वो PSL में खेले थे, जो सुपर ओवर उन्होंने किया था, सारी यॉर्कर्स करी थी। तो कहने का मकसद है कि ऐसा नहीं है कि उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है, वो शो कर रहे हैं कि अभी भी उनके अंदर खासा दमखम बाकी, और इस वाइट बॉल के लिए अभी वो इफेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उनके लिए भी दरवाजे बंद हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर 44 खिलाड़ी जा रहे हैं, 45 खिलाड़ी जा रहे हैं, तो उसमें भी क्या आमिर की जगह नहीं बनती? मैं आपसे सवाल करता हूं। तो इसका मकसद है कहीं ना कहीं हम इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहे। आप 17 में भी नहीं बन रही है। चलो, यही फेवरेट हुआ करते थे, इससे पहले सरफराज कप्तान थे, मिकी आर्थर जब हेड कोच थे तो यही आमिर बहुत फेवरेट थे। उसके बाद उस्मान कादिर की कोई जगह नहीं बनती थी उस फॉर्मेट में, जब ये लोग ये सिस्टम का हिस्सा थे। अब उस्मान कादिर हमें दिखाई दे रहे होते हैं। इफ्तिखार भी इतनी पावर के साथ मौजूद नहीं थे, लेकिन अब इफ्तिखार इतने पावर के साथ दिखाई देते हैं, करें ना करें। और अब तो उन्होंने 48 गेंदों पे 102 रन कर दिए प्रैक्टिस मैच में। तो उसके बाद तो मेरे ख्याल है 3 के बाद 100 मैच खिला देंगे उनको। कहने का मकसद है कि आप ना इंसाफ के तकाजे पूरे करो यार। अब बात सारी ये हो रही है ना, वकार यूनुस को ये बात करनी चाहिए थी जो आमिर को ये जवाब देना पड़ता। ना वकार यूनुस साहब को ये बात करनी चाहिए थी ना, अगर वो बात नहीं करते तो फिर जवाब भी नहीं आता। साथ साथ नसीम भाई, आप भी मुख्तलिफ शोज़ करते हैं, सोशल मीडिया पर भी छाए रहते हैं, तो आपसे भी काफ़ी खिलाड़ियों ने जब वकार यूनुस का टेन्योर ख़त्म होता है तो शिकायत करते हुए नज़र आते होंगे उनके हवाले से। तो क्या ये प्रॉब्लम क्या है यहाँ, मसला क्या? फिर इंसाफ के तकाज़ों की आप बात करें तो अभी मोहम्मद हफीज़ भी गुड बुक में नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के। हफीज़ की परफॉर्मेंस ऐसी है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। बात सारी ये है, हफीज़ को हटा ही नहीं सकते। फिर आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस दरकार है टीम के अंदर। आप पहले तो बहुत बात कर रहे थे कि शुएब मलिक को भी साइड में कर दो, हफीज़ को भी साइड में कर दो। आपने अपना टैलेंट देख लिया। मैं आपसे सवाल करता हूं, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या होगी? आप भी सोच में पड़ जाएंगे। देखें, इस वक्त हमें ओपनर दिखाई नहीं दे रहा। एक फ़खर नहीं जा सके थे तो फिर ओपनर दिखाई नहीं दे रहा। शर्जील ने आज भी सेंचुरी स्कोर की है, तो शर्जील की अच्छी बात है, फॉर्म वापस आ रही है। और शर्जील मकसद है टेक्निकली बहुत साउंड है। वो जब रिदम हासिल कर लेंगे, खुद को शेप में लाने की भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपने 18 रुकनी टीम अनाउंस करते हुए आपने ये देखा ही नहीं कि आप ओपनिंग स्लॉट के अंदर किसको रखना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन क्या क्या मौजूद हैं, आप किसके साथ जाएंगे, आपका पावर प्ले कौन बेहतर खेल सकता है। अब्दुल्ला शफीक पहली मरतबा पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, या इससे पहले जिम्बाब्वे में नए बिल्कुल जी। अब्दुल्ला शफीक से आप ओपन कराएंगे उस कंडीशन के अंदर जहां बड़े बड़े ओपनर्स आपके स्ट्रगल करते रहे। अब आप उनको लेकर जाएंगे, क्या हफीज को तैयार कर लेंगे आप ओपन के लिए? नहीं होंगे वो तैयार। अब आपने क्या अनाउंस किया था 18 लड़कों के अंदर? मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर बाबर आजम एक निकल गए, क्योंकि बाबर के साथ भी मैं सोच रहा था कि कौन ओपन करेगा, क्या हम अब्दुल्ला शफीक को कराएंगे? अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, कराएं। और यही अब मुझे लग रहा था। बाबर आजम भी नहीं है, तो करेंगे टीम मैनेजमेंट इसी तजब्जुब का शिकार है कि ओपन कौन करेगा, क्योंकि अब दोनों ही ओपनर्स, पहले तो बाबर आजम के साथ कौन कर रहा था यही कुछ पता नहीं था, और अब बाबर आजम भी नहीं है, तो लेट्स सी के कौन करेगा। लेकिन वसीम खान साहब ने जो कराची का दौरा किया, मीट द प्रेस में उन्होंने एक और अहम बात कह दी। कल हमारे प्रोग्राम में साबिक टेस्ट क्रिकेटर फास्ट बॉलर अब्दुल मौजूद थे, और उन्होंने भी ये बयान बोला है कि भारत से सीरीज के लिए तो तैयार हैं। वसीम खान साहब ने बोला है कि हम तैयार हैं। रऊफ कह रहे हैं कि ऐसा बयान उनको देना नहीं चाहिए था, क्योंकि मौजूदा जो हालात चल रहे हैं वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ नस्लकुशी हो रही है, फिर कश्मीर का मसला, इतना लंबा लॉकडाउन वहाँ पर चल रहा है। तो क्या वाकई वसीम खान साहब को ये बयान देना चाहिए था? वो कह रहे हैं बस सीरीज के लिए तैयार है, लेकिन जब तक मोदी हुकूमत है हम नहीं खेलेंगे।
ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए कि हम सीरीज़ के लिए तैयार हैं। ये जवाब भी दिया जा सकता है कि मौजूदा हालात दोनों ममालिक के दरमियान सीरीज़ के लिए बेहतर नहीं है, या ये भी कहा जा सकता है कि चूँकि मोदी हुकूमत है तो इस वक्त ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट बहाल हो जाएगी। ये कहना कि हम खेलना चाहते हैं, हम कब तक रोते रहेंगे, हम खेलना चाहते हैं, हम खेलना चाहते हैं। देखें, हमसे ये तो होता नहीं कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर अपनी डिप्लोमेसी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत के साथ हमें भी चले इंडिया से मौजूदा हालात में नहीं खेल सकते, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या जो बड़ी टीमें करार दी जाती हैं आपको उनके खिलाफ सीरीज मिलती। आपने ताल्लुकात ऐसे किए हुए कि जो मौजूदा चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अभी मुंतखब हुए, आप एक तरफ सारे बोर्ड खड़े हुए थे और आप अकेले खड़े हुए थे, पल्ला मछली बने हुए थे कि दरिया में उल्टा चलेंगे। आप इमरान ख्वाजा साहब को जो है वो सपोर्ट करने में लगे हुए थे। जब तक आप अपनी पॉलिसीज को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आप नसीम साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी पॉलिसीज बेहतर और दुरुस्त सिमत में चलानी होंगी, खुद बनाना होंगी। कुछ बात कर लेते हैं लंका प्रीमियर लीग की, जहां हमने देखा कि फाइनल में पहुंच गई है गाल ग्लैडिएटर्स। क्या कहेंगे इस पे? बहुत बड़ी खबर है यार गॉल ग्लैडिएटर्स का, क्योंकि ये वाहिद पाकिस्तानी टीम है, पाकिस्तानी ऑनर की टीम है। इसमें पाकिस्तान का फ्लेवर भी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वसीम अकरम मेंटोर इस टीम के दिखाई देते हैं। शाहिद खान अफरीदी एज ए कैप्टन गए थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी बेटी की तबीयत ख़राब हुई, वो वापस आ गए। वसीम अकरम जा नहीं सके, मोइन खान यहाँ पे बैठे हुए। तो पाकिस्तान की पूरी कौम दुआ कर रही है इसमें, मैं आपको बताऊं, और मैं सच्चाई से कह रहा हूं, हम सबको अब खुशियां ढूंढनी चाहिए। इस वक्त गॉल ग्लैडिएटर्स हम सबको खुशियां देने की पोजीशन में आ गई है। कल वो फाइनल खेल रहे हैं, इंशाअल्लाह वो जीतने में कामयाब हो और ट्रॉफी पाकिस्तान है। पाकिस्तान ट्रॉफी आने का मकसद बहुत कुछ है, कम से कम कुछ। ये जो इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है, अभी हम बाबर आजम की बात कर रहे थे, इंजरीज की बात कर रहे थे, कोरोना वायरस ने जिस तरह सब चीज़ों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। गोल ग्लैडिएटर्स की फतह नदीम उमर साहब की टीम है, और जो माशाल्लाह वो उनकी शख्सियत है, पिछले 32 सालों में नॉन कंट्रोवर्शियल माशाल्लाह जिस तरह उन्होंने काम किया है। नियतों का गेम है, नियत साफ है, मुश्किल आसान है। कितने मैचेस हार गई उनकी टीम, उसके बाद कल फाइनल खेल रही है। तो फिर फाइनल तो खेल रही है, और जो बैट्समैन उनके स्टार बल्लेबाज हैं मोइन खान साहब के जो साहिबजादे हैं आजम खान, उन्होंने भी तो जवाब दे दिया है। कुछ फास्ट बॉलर जैसे कि हम पहले भी शो में बात करते रहे, उन पर उंगलियां तो उठाते थे, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने भी दिखा दी, प्रूव कर दिया कि ये पर्ची सिस्टम वाला सीन नहीं है, ये टैलेंट वाला सीन है। अरे यार, आजम बहुत अच्छा है, देखें आपने भी देखा है। आजम, अगर क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं आजम को थोड़ा सा कम करना चाहिए, तो शायद वो गलत नहीं कह रहे हैं, आजम को कम कर लेना चाहिए, और वो कोशिश भी कर रहा है। लेकिन इस वेट के साथ आप आजम की फ्लेक्सिबिलिटी देखें, आजम की विकेट कीपिंग देखें, उसके जंप्स देखें, उसकी डाइव्स देखें। सिर्फ वो दिखने में बेहतर नहीं लग रहा, लेकिन वो जो कुछ कर रहा है वो दुनिया की किसी भी टीम में आप देखेंगे वो जिस तरीके का इसमें पावर हिटर बना हुआ है, हमें सपोर्ट करना चाहिए और हम सबको दुआ है। बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। लंका प्रीमियर लीग की गाल ग्लैडिएटर्स की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। गाल ग्लैडिएटर्स के मैनेजर आजम खान हमारे साथ मौजूद है। आजम भाई, आपको वेलकम करेंगे इस शो में, और सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा, जब लीग स्टार्ट हुई तो पे दर पे शिकस्तों के बाद आप लोग एकदम से फाइनल में पहुँचे, क्या तैयारियाँ हैं फाइनल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गॉल ग्लैडिएटर का जहाँ तक ताल्लुक है कि वो पहले 5 मैच हारी, फिर अब फाइनल में माशाल्लाह से ये टीम स्पिरिट का नतीजा है, और इसमें सारा क्रेडिट मोइन खान को और नदीम उमर साहब को, नबील हाशमी, और थोड़ा बहुत मेरा भी हिस्सा है इसके अंदर कि हमने टीम को गिरने नहीं दिया। नदीम भाई हमें पाकिस्तान से वक्तन फ़वक्तन हदायत देते रहे, और माशाल्लाह लड़कों ने कमबैक किया और टीम फाइनल में पहुंची। बिल्कुल, साथ साथ मोइन खान साहब के जो साहिबजादे हैं आजम खान, वो भी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, और बहुत से साबिक फास्ट बॉलर्स, खासतौर पर एक ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर दी थी आजम पे और कहा था कि गलत तरीके से टीम में इनकी जगह बनाई जा रही है, तो उनको भी गलत साबित कर दी है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, जहाँ तक बात है यंगस्टर्स की, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर भी हम लोग जब टीम बनाते हैं, नदीम उमर साहब, मोइन भाई और नबील हाशमी और मैं, तो हमारी कोशिश होती है कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाए। हम वहाँ पे भी यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, यहाँ पे भी हमने यंगस्टर्स को मौका दिया है। और आपको पता होगा कि जब आजम खान को हमने कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर लिया था तो उसमें काफ़ी तनकीद हुई थी, और इस पर नदीम साहब ने कहा था कि जो आज़म है वो आने वाले वक्तों का जो है वो क्रिस गेल है, तो वो उसने साबित किया, अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो वाकई क्रिस गेल
के नज़दीक है। अगर वो क्रिस गेल नहीं है समझे लोग उनको, लेकिन उनके नज़दीक ज़रूर है। और जहाँ तक बात है उनके खेल का, तो माशाल्लाह वो अच्छा खेल रहे हैं, वो डोमेस्टिक भी अच्छी खेल के आए हैं, अब भी अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद आमिर ज़ाहिर वो भी अब अच्छा परफॉर्म करने लग गए हैं, अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं और 5 खिलाड़ी भी रिसेंटली उन्होंने आउट कर दिए थे और काफ़ी ज़्यादा विकेट्स भी हासिल कर लिए हैं। उनका अफगान खिलाड़ी के साथ जो एक लड़ाई हो गई थी, तल्ख कलामी हो गई थी, उस वाक़े पे आमिर से जब आपकी बात हुई थी उन्होंने क्या बोला था? आमिर का जहाँ तक ताल्लुक है, आमिर आपको पता है वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और मेरी समझ से बालातर है कि वो पाकिस्तान टीम में कैसे ड्रॉप हुआ। खैर वो तो क्रिकेट बोर्ड का मामला है। जहाँ तक बात है अफगान खिलाड़ी से, क्रिकेट के अंदर आपको पता है ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, कभी गर्म कभी सर्द काम चलता रहता है। लेकिन आमिर की परफॉर्मेंस जो है वो फाइनल में गॉल ग्लैडिएटर्स का पहुंचाने में आमिर की परफॉर्मेंस का मेन किरदार है। आज़म भाई, मोहम्मद आमिर के हवाले से तो हमने बातचीत की, लेकिन शाहिद खान आफरीदी जब ये लीग स्टार्ट हुई थी तो आपके साथ थे, अब फाइनल में आप लोग पहुंच गए हैं। शायकीन जानना चाहते हैं क्या बूम बूम शाहिद आफरीदी फाइनल में टीम को ज्वाइन करेंगे? देखिए जी, गॉल ग्लैडिएटर्स की टीम जब बनाई गई थी तो उसमें शाहिद आफरीदी, इनकरम, सरफराज अहमद कप्तान, ये सब लोग मौजूद थे। मलिंगा थे यहाँ से। और जब यहाँ हम पहुँचे तो सरफराज का नाम पाकिस्तान टीम में आ गया। मलिंगा जो है वो उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया ये लीग। इसी तरह शाहिद आफरीदी आए थे, उनकी बेटी की तबीयत ख़राब थी, लेकिन वो फिर भी आके खेले कुछ मैचेस और वो वापस चले गए। उसकी वजह से टीम को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन यंगस्टर ने बहुत अच्छा खेला। इसमें सारा क्रेडिट मोइन खान और नदीम भाई को जाता है, नदीम उमर साहब को जाता है। और टीम माशाल्लाह से आज फाइनल में है और फाइनल की तैयारियां ज़बरदस्त हैं। अभी भी प्रैक्टिस करके आई है टीम और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, कौम की दुआओं से जो गॉल ग्लैडिएटर्स ट्रॉफी पाकिस्तान में लेके आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आजम खान, जो कि इस वक्त गॉल ग्लैडिएटर्स के साथ मौजूद हैं। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर द फाइनल। लंका प्रीमियर लीग में आप फाइनल में पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो ओनर है पाकिस्तान की जानिब से, वो गॉल ग्लैडिएटर्स के लिए लंका प्रीमियर लीग का टाइटल जीतेंगे। साथ साथ जैसे कि हेडलाइंस में आपने जाना, दिलबर हुसैन जो कि बिग बैश खेल रहे हैं, वो करंटली इंजरी का शिकार हो गए। उन्होंने क्या पैगाम दिया है वो आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिलबर हुसैन लाडी। जैसा कि आपको पता है कि मैं मेलबर्न स्टार्स की तरफ से BBL टीम में खेल रहा हूं ऑस्ट्रेलिया में। तो लास्ट मैच में थोड़ा सा इंजर्ड हो गया हूं। तो मैं जितने भी पाकिस्तानी मेरे फैंस हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो दुआ करें कि मैं जल्द से भी याब हो जाऊं और इंशाल्लाह कम बैक करूँगा। यहाँ पर मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, सारे बहुत हेल्पफुली हैं, मतलब हेल्प करने वाले हैं। जी हाँ, आपने दिलबर हुसैन की तो बात सुनी, लेकिन अब कुछ बात करते हैं कराची से। उस्मान वज़ीर जो कि बॉक्सिंग चैम्पियनशिप खेलने जा रहे हैं, तो इम्तियाज़ अली शाह जो कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं, पहले उन्होंने एक मंसूबा तैयार किया खेलों के हवाले से कराची में, लेकिन अब वो उस्मान वज़ीर से मिले और उनका क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। इन प्रोग्राम का मुझे नॉलेज में आया, हमारे बिलावल भुट्टो साहब ने इन पर नोटिस लिया और नूर खान जरदारी साहब ने मुझे हुक्म दिया कि इनसे रब्ता किया जाए। उनको रब्ता किया, उनको मैंने यहाँ बुलवाया और इंशाल्लाह इनके साथ सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल साथ है और ताकि इनके प्रोग्राम को सपोर्ट करें, इनकी पजीराई करें इनको, ताकि ये हमारे जो इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे हीरो हैं इनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें और अच्छा एक पहला इवेंट जो हो रहा है यहाँ पे और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो सके। तो मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ और स्पेशली जो सेक्रेटरी हैं सर इम्तियाज़, उनसे मेरी मुलाकात हुई, काफ़ी उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो हमारी मदद करेंगे पूरे इवेंट में और जो फ्यूचर में बॉक्सिंग इवेंट्स होंगे उन पे भी उनका पूरा इंटरेस्ट है। तो देखिए, बाकी इसी तरह मैं जितने भी प्रोविंस है पाकिस्तान में सबको यही कहना चाहूँगा, जैसे सिंध गवर्नमेंट एक्टिव है स्पोर्ट्स के लिए, इसी तरह आप लोग भी एक्टिव हों और स्पोर्ट्स को ऊपर लाएँ। देखें, स्पोर्ट्स की वजह से पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल, आपने इम्तियाज़ अली शाह की बात सुनी। यकीनन आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी, तलहा आलमगीर और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।